सभी को नमस्कार। मैं हरकेर सिंह आपके पटवारी के एग्ज़ाम को देखते हुए आपके लिए पॉलिटिकल साइंस की कुछ क्लासें लेकर के आया हूं और आपसे यही अनुरोध रहेगा कि आप इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उनके भी 10 से 15 नंबर जो हैं आपके बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएं और किसी को इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि शुरुआत से ही जब आप समझेंगे तो ही आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैंने पहले 2 वीडियो पॉलिटिकल साइंस पर बना दी हैं जिनमें मैंने मूल अधिकारों को करवा दिया है और संविधान सभा के बारे में मैंने बता दिया है उसमें। तो चलिए देखते हैं, आज हम बात करते हैं भाग 5 की। तो संविधान का भाग 5 जिसकी हेडिंग है संघ सरकार। संघ सरकार। तो देखिए ध्यान देना दोस्तों कि संविधान के जो है 22 भाग हैं और अनुच्छेद हैं 395। ठीक है, काउंटिंग के अकॉर्डिंग 395 अनुच्छेद हमारे पास में इसमें लिखे हुए हैं। तो देखिए जरा, भाग 5 संघ सरकार से संबंधित है और संघ सरकार का जो उल्लेख हमें मिलेगा वो अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक होगा। जो संघ सरकार है वो 52 से लेकर 151 तक होगी। तो चलिए देखते हैं सरकार के बारे में। तो सरकार के 3 अंग होते हैं। आप सब जानते हैं सरकार के 3 अंग होते हैं। और जबकि अगर हमसे पूछा जाए कि लोकतंत्र के स्तंभ कितने होते हैं, लोकतंत्र के स्तंभ कितने होते हैं, तो स्तंभ होते हैं 4। तो पहले देख लिए सरकार के अंग। तो हम देखते हैं व्यवस्थापिका को। व्यवस्थापिका को हम प्रथम अंग यहाँ पे देखते हैं। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे कार्यपालिका। कार्यपालिका। और तीसरा हम यहाँ पे देखते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका। आप सबने इनके बारे में इनके नाम तो जरूर सुने होंगे, लेकिन आपके अंदर इनमें कंफ्यूजन रही होगी कि व्यवस्थापिका क्या होती है, उसमें क्या चीज़ हो, कुछ क्या होता है, और कार्यपालिका में कौन लोग होते हैं, न्यायपालिका में कौन लोग होते हैं, इनका आपस में क्या संबंध होता है। तो देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये है सरकार के 3 अंग। और अगर हमसे पूछा जाए कि लोकतंत्र के स्तंभ कितने हैं, तो लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और चौथा स्तंभ होता है मीडिया, जिस पर जो है सरकार टिकी होती है। जो लोकतंत्र होता है वो इस पर टिका होता है। देखिए कैसे, क्योंकि व्यवस्थापिका का जो काम है, व्यवस्थापिका को विधायिका भी कहा जाता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। व्यवस्थापिका का जो काम होता है ये होता है कानून बनाना। कानून बनाना, कानून का निर्माण करना, कानून बनाना जो है ये व्यवस्थापिका का काम होता है। कार्यपालिका का काम कानून को लागू करना होता है, उस कानून को लागू करना है। जबकि न्यायपालिका उस कानून की, अगर उस कानून से किसी का हनन होता है कि किसी प्रकार से, या कोई उस कानून को नहीं मानता है, तो वह न्यायपालिका उसकी जांच, उसकी सजा देने में, यानी उसका न्याय करने में सक्षम है। इसके पास में न्याय का अधिकार होता है, ये न्याय करती है। तो देखिए जरा, व्यवस्थापिका ने कानून बनाया, कार्यपालिका ने लागू किया, और अगर किसी प्रकार से उल्लंघन है, माना नहीं जा रहा है, तो उसके लिए दंड, सजा और न्याय के बारे में इसमें कौन हस्तक्षेप करेगा? न्यायपालिका हस्तक्षेप करेगी। चलिए देखते हैं, व्यवस्थापिका जो है ये तो कानून तो पहले बनाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा संविधान के अंदर पहले जो उल्लेख किया गया है वो कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। कार्यपालिका का उल्लेख हम देख लेते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं अनुच्छेद 52 से 151 संघ सरकार के बारे में। तो पहला ही अनुच्छेद जो 52 शुरू होगा वो कार्यपालिका से शुरू होता है। तो 52 से लेकर के 78 तक, अनुच्छेद 52 से 78 तक कार्यपालिका के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट आता है 79 से लेकर के 1, 2, 3 व्यवस्थापिका आएगी, और 1, 2, 4 से लेकर के 1, 4, 7 ये हमारे पास में न्यायपालिका आएगी कि उनको क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, क्या क्या उनको शक्तियां दी गई हैं, वो सारी की सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
व्यवस्थापिका में हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि हमारे यहाँ पर जो भारत में जो व्यवस्थापिका है वो किस प्रकार की है। तो हमारे यहाँ पे जो व्यवस्थापिका वो है संघात्मक। संघात्मक जो व्यवस्थापिका है, संघात्मक शासन प्रणाली है, ये ध्यान रखिएगा, संघात्मक शासन है। और संघात्मक शासन जो है ये हमने कहाँ से लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में, कनाडा। संघात्मक शासन की जो व्यवस्था है ये हमने कनाडा से ली है। कार्यपालिका में बात करते हैं तो यहाँ पर हमने ली है संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, तो ये अपनाई गई है ब्रिटेन से। और न्यायपालिका जो है हमारी वो है एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका, और ये एकीकृत न्यायपालिका जो है ये हमने ली है अमेरिका से। क्लियर दोस्तों, समझ आ रही है मेरी बात आपको। संघात्मक व्यवस्था यानी हमारी व्यवस्थापिका की क्या विशेषता है, तो हमने संघात्मक व्यवस्था अपनाई है। दूसरी बात, कार्यपालिका की क्या विशेषता है कि हमारी कार्यपालिका कैसी है, संसदीय है, संसदीय प्रणाली पर काम करती है। और हमारी न्यायपालिका की क्या विशेषता है कि ये एकीकृत न्यायपालिका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब संघात्मक व्यवस्था के तहत संघ का जो कानून बनाने हैं वो अलग विषय दिए जाते हैं संघ के कानून के लिए, और राज्य जिस पर विषय बनाएगा वो अलग दिया जाएगा। यानी इसमें केंद्र और राज्य को अलग अलग विषय दिए जाते हैं, विषयों का विभाजन किया जाता है। तो बात करते हैं हम संघीय व्यवस्थापिका। तो संघीय व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं, संसद। तो ध्यान रखिएगा, संसद जो है, संसद का उल्लेख हमें मिलेगा 79 में। 79 के अंदर एक संसद होगी जो कानून बनाने का काम करेगी। ये संसद 3 लोगों से मिलकर बनेगी, 3 इसके अंग होंगे। 2 सदन जिनकी हम बात करते हैं, संसद के 2 सदन होते हैं, और अंग पूछे तो 3 अंग होते हैं। तो सदन की बात करें तो हमारे पास में पहला जो सदन आएगा वो आएगा राज्यसभा। हम राज्यसभा को लिखेंगे पहले, और दूसरा हम लिखेंगे यहाँ पे लोकसभा को। लोकसभा यानी 79 में संसद लिखा गया है। संसद 2 सदनों और 3 अंगों से मिलकर के बनेगी, और तीसरा अंग जो इसका होगा वो राष्ट्रपति होगा। अब देखिए 79 में संसद लिख दिया गया, और 80 के अंदर बात आ गई किसकी, राज्यसभा की, और 81 के अंदर लिख दिया गया है लोकसभा। तो लोकसभा को 81 में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हमारे पास में व्यवस्थापिका है। यह यहाँ देखिए कार्यपालिका। कार्यपालिका में हमने जो व्यवस्था अपनाई है, जो प्रणाली अपनाई है, ये संसदीय प्रणाली है जो ब्रिटेन से ली गई है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है, यानी उनमें कुछ बातें उसका सारा संविधान जो है अलिखित है, क्योंकि वहां पर एक प्रधानमंत्री होता है जिसका चुनाव होता है, दूसरा वहां पे सम्राट या फिर रानी होती है जिनका जो वंशानुगत चलते आ रहे हैं, तो इसलिए उनको संविधान लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए जरा, हमारे यहाँ पे इस संसदीय प्रणाली के तहत कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। एक को हम कहते हैं नाम मात्र की कार्यपालिका, और एक कहते हैं वास्तविक कार्यपालिका। एक नाम मात्र की कार्यपालिका और एक वास्तविक कार्यपालिका। लेकिन नाम मात्र का कोई शब्द नहीं होता, इसलिए इसको संवैधानिक कहा जाता है या औपचारिक कहा जाता है। ठीक है, संवैधानिक कार्यपालिका, और एक आ गया हमारे पास में वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका 2 प्रकार की कार्यपालिका होगी। अब संवैधानिक कार्यपालिका में कौन होगा, तो राष्ट्रपति सबसे पहले आता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 यानी जैसे ही संघ सरकार की बात शुरू होती है तो पहला ही अनुच्छेद जो है वो उसमें क्या लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो भारत का सर्वोच्च नागरिक होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात हम इसमें देखते हैं तो आता है हमारे पास में उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति तो देखिए जरा, उपराष्ट्रपति 63 के अंदर लिखा गया है। और वास्तविक के अंदर हम बात करें तो यहां पर आता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ये 75 में है, और प्रधानमंत्री के अंडर में रह करके ही काम करती है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद यहां पे काम करती है 74 के अंदर।
हालांकि लिखा गया है कि मंत्री परिषद का मुखिया जो है वह प्रधानमंत्री होगा, लेकिन वो क्या है, मंत्री परिषद सारी की सारी प्रधानमंत्री के अंडर में रह करके काम करेगी। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। न्यायपालिका, न्यायपालिका में देखते हैं कि एकीकृत न्यायपालिका है, यानी कि सर्वोच्च स्तर पर एक ही न्यायालय होगा जिसका नाम है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, या इंग्लिश में से कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट। तो 1, 2, 4 के तहत भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, एक उच्चतम न्यायालय होगा, एक सुप्रीम कोर्ट होगी, जिसका मुख्यालय जो है दिल्ली के अंदर है। चलिए देखें, ये हमारे पास में संघ सरकार का ढांचा है। तो इस प्रकार से सरकार होती है जिसके 3 अंग होते हैं। उनमें एक का कानून बनाने का होता है, दूसरे का काम कानून लागू करने का होता है, तीसरा न्याय प्रशासन के बारे में न्याय करना होता है। और यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप सब समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद में हम आगे ले लेते हैं इसको व्यवस्थापिका को, कि संसदीय जो संघीय व्यवस्थापिका है, इसे भारत की संघीय व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं। तो ये हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये क्या कहते हैं, उसको संसद कहते हैं। तो हम सबसे पहले व्यवस्थापिका को ही लेके चलते हैं, उसी के बाद में धीरे धीरे आपको सारे कार्यपालिका और न्यायपालिका समझ में आ जाएंगे। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं, क्लियर। और हमने जो हमारी जो व्यवस्थापिका है, हमने जो शासन व्यवस्था अपनाई है वो कौन सी है, संघात्मक शासन व्यवस्था। इस संघात्मक शासन व्यवस्था के तहत क्या होता है, शक्तियों का विभाजन किया जाता है केंद्र और राज्य के बीच में। केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियां बांट दी जाती हैं कि इन शक्तियों पर, इन विषयों पर आप कानून बनाएंगे और इन पर हम बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, इन्हें कहाँ लिखा गया है, तो देखिए जरा, संविधान की 7वीं अनुसूची। मैं क्लियर करता हूँ आपको कि टोटल 12 अनुसूचियां हैं। पहले 8 अनुसूचियां थी, बाद में उनको बढ़ा करके 12 अनुसूचियां कर दिया गया है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या लिखा गया है कि इन शक्तियों का विभाजन किया गया है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 246 के तहत 3 सूचियां बनाई गई हैं जिनमें शक्तियों का विभाजन किया गया है। पहली सूची है हमारे पास में संघ सूची। संघ सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, केंद्र सरकार यानी कि संसद कानून बनाएगी इस पर। और केवल संसद, यहां शब्द आता है केवल संसद, क्लियर। एक बात आपने ये ध्यान रखनी है, केवल संसद इस पर कानून बनाएगी। तो दूसरी बात है हमारे पास में राज्य सूची। राज्य सूची पर सामान्यतः, यहां जो शब्द आएगा वो क्या आएगा, सामान्यतः। इस पर कौन कानून बनाएगा, तो इस पर कानून बनाएगी विधान मंडल यानी विधानसभा, ठीक है। किसी राज्यों में विधान सभा है तो विधानसभा कहलाएगी, और जहां विधान मंडल के दोनों सदन होते हैं तो वहां विधान मंडल कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए जरा, जैसे राजस्थान में विधानसभा बनाती है कानून, तो राज्य सूची के विषय पर विधान मंडल कानून बनाएगा और संघ सूची के विषय पर संसद कानून बनाएगी। तो उसके बाद में हम बात करते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर केंद्र व राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। यदि कोई कानून में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही क्या होता है, मान्य होता है, क्लियर। यहाँ तक संघ सूची पर केवल संसद कानून बनाएगी। अब यहाँ पे देखिए जरा, केवल और सामान्यतः शब्द लिखने का अर्थ क्या है, क्योंकि संघ सूची पर केवल संसद कानून बनाएगी, इसका मतलब इस पर कोई कानून नहीं बना सकता। जबकि राज्य सूची के विषय पर सामान्यतः विधान मंडल कानून बनाती है, किंतु राष्ट्रीय आपात या राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत या राज्य की सहमति से यहाँ पर संसद भी कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषय पर संसद भी कानून बना सकती है। चलिए आगे देखते हैं। और समवर्ती सूची पर हमने देख लिया है कि दोनों मिलकर बनाएंगे, और नहीं विवाद की उत्पन्न हो रहा है तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। चलिए देखते हैं इसके अंतर्गत। संघ सूची के अंतर्गत पहले 97 विषय थे जो बढ़ा करके 100 कर दिए गए हैं, 100 विषय हो गए हैं इसके अंदर। और यहाँ हम बात करते हैं तो पहले 66 विषय थे जिनमें से 5 विषय निकाल दिए गए, तो कितने बचे हमारे पास में 61 विषय बचते हैं। और उन 5 विषयों को कहाँ ऐड कर दिया गया है, समवर्ती सूची में ऐड कर दिया गया है। आगे बात करते हैं उनके बारे में। तो 47 विषय थे पहले, और बाद में कितने हो गए, वर्तमान में कितने हैं, 52 विषय है। तो देखिए जरा, पहले 97 थे, वर्तमान में 100 है।
तो ये वर्तमान की काउंटिंग है, इसको ध्यान रखिएगा जरा कि वर्तमान में कितने विषय हैं। इसमें पहले 66 थे, वर्तमान में 61 है, और यहाँ पर 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय इसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से विषय हैं? तो सामान्यतः आप देख सकते हैं जिनका राज्य से ज़्यादा संबंध नहीं है। बैंकिंग जो है सबसे पहले सेंटर का काम है, बैंकिंग का काम जो आरबीआई आपको पता है कि वो सेंटर पे है, तो काम किसका है? सेंटर का है। दूसरी बात स्टॉक मार्केट, तो ये ऐसा तो है नहीं कि स्टॉक मार्केट स्टेट के अंदर होती है, नहीं, तो ये कहाँ पे है? सेंट्रल लेवल का काम है। युद्ध हो गया, सुरक्षा है, विदेशी मामले, विदेशों में जो जाना है, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ जो होंगी, अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ, अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते होते हैं उन पर जो कानून बनाएगी वो संघ सरकार बनाएगी। और जनगणना जो विषय है तो ये किसका विषय है? सारे के सारे संघ सूची के विषय हैं। इस प्रकार से कुल 100 विषय आते हैं जिनमें ये इंपॉर्टेंट विषय हैं, आपको ये ध्यान रखने हैं। उसके बाद देखिए जरा, इसके अलावा मैं आपको थोड़ी सी एक बात और बता दूं कि जहां पर भी आप देखते हैं आसपास अपने, जहां पर भारतीय शब्द लिखा आएगा, भारतीय शब्द लिखा आएगा, वो विषय किसके होंगे? संघ सूची के विषय होंगे। जैसे भारतीय डाक, भारतीय रेल, ठीक है, इस प्रकार के विषय जो आएंगे तो ये इसमें आते हैं संघ सूची में। देखिए जरा राज्य सूची के विषय हैं। राज्य सूची के विषय में कौन कौन आ जाएगा? लोक स्वास्थ्य, अब लोगों का स्वास्थ्य का ध्यान रखना जो है, तो ये सेंटर सरकार तो अपने पर ध्यान नहीं दे सकती, तो कौन देगा? राज्य सरकार देगी। तो लोक स्वास्थ्य है। भू राजस्व, जो भू राजस्व इकट्ठा करना है, कृषि, सिंचाई, पुलिस, जेल, पंचायती राज, ये विषय जो है सीधे किसके हैं? राज्य सूची के विषय हैं। इसके अलावा आगे आगे देखिए जरा, संवर्ती सूची की हम बात करते हैं। संवर्ती सूची के अंदर क्या आता है? चिकित्सा, जनसंख्या नियंत्रण, क्योंकि ये दोनों का ही काम है कि सेंटर सरकार भी कोई ना कोई प्रावधान करे और राज्य सरकार भी कोई ना कोई प्रावधान करे। इसके बाद में देखते हैं मजदूर, चुनाव और कारखाने वगैरह, ठीक है, तो ये चुनाव किसको करवाने? राज्य को भी करवाने हैं और सेंटर को भी करवाने हैं। तो इस प्रकार से ये मामले जो हैं दोनों के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा देखिए जरा, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत राज्य सूची में से 5 विषय निकालकर किस में रख दिए गए? संवर्ती सूची में रख दिए गए हैं। तो वो 5 विषय कौन से हैं वो अपने को ध्यान देने हैं। सबसे पहले शिक्षा, वन्य जीव सुरक्षा, उसके बाद में नापतोल और न्याय प्रशासन। न्याय प्रशासन जो है ये 5 विषय है। शिक्षा, अब आप देखिए शिक्षा जो है वो किसका विषय है? वो संवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा, वन्य जीव, नापतोल, न्याय प्रशासन। तो देखिए जरा, शिक्षा के अंतर्गत जो है वो सेंटर सरकार भी कानून बनाती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। अपने अपने क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नई नई योजनाएं चलाई जा सकती हैं। वन और वन्य जीवों की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो राष्ट्रीय अभियान होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं वो सेंटर सरकार के अंतर्गत आते हैं, जबकि अभ्यारण्य जो होते हैं वो राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। जैसे आखेट निश्चित क्षेत्र जो होते हैं, तो इस प्रकार से, क्योंकि जीवों की रक्षा करना है। नापतोल, वर्तमान में बहुत सारा धोखाधड़ी हो रही है नापतोल के अंदर, तो उस पर ध्यान रखने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। अगर विदेशों में कोई व्यापार करना है तो उस पर जो कानून बनाए जा रहे हैं, उसके लिए अगर स्टेट के अंदर ही नापतोल करना है तो मतलब इस प्रकार से एक इसमें आते हैं, संवर्ती सूची में आते हैं। और न्याय प्रशासन जो है इसमें आता है। तो 5 विषय आपने ध्यान रखने हैं, राज्य सूची से निकाल करके संवर्ती सूची में रखे गए हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर। और 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये इंदिरा गांधी के समय हुआ था, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय हुआ था। और इस संशोधन के तहत, इसी संशोधन में आपको मैं बताना चाहूंगा कि संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान की जो प्रस्तावना जो है, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का हृदय कहा है, संविधान का हृदय जिसे कहा है प्रस्तावना को, तो इस प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं। आपको ध्यान रखना, 3 शब्द यहाँ पे जोड़े जाते हैं। सबसे पहला शब्द है पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। दूसरा है समाजवादी, और तीसरा लास्ट शब्द आता है अखंडता।
पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, ये जो शब्द हैं, ये 3 शब्द जो हैं इसमें जोड़े गए हैं, आपको ध्यान रखना है। तो प्रस्तावना में जोड़े गए ये 3 शब्द, और किसके तहत जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन के तहत। और इसी संविधान संशोधन के तहत बहुत सारी नई चीज़ें इसमें लाई गई थी, संविधान के अंदर ऐड की गई थी, और कुछ चीज़ों को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा इतनी चीज़ें ला दी गई कि इसे माना जाता है, इसे कहा जाता है मिनी संविधान ही कहा जाता है, इसे मिनी संविधान की संज्ञा दी जाती है। भारत का लघु संविधान ही कहा जाता है इस संविधान संशोधन को। तो क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि व्यवस्थापिका जो है हमारे पास में, संघीय व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं, और संघात्मक व्यवस्था के तहत शक्तियों का विभाजन किया जाता है, और उस विभाजन को कहाँ लिखा गया है? 7वीं अनुसूची अनुच्छेद 246 के अंतर्गत लिखा गया है, और ये इस प्रकार से संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बनाई गई है। इसके अलावा अगर कोई विषय रह गया है तो उसे अवशिष्ट शक्तियाँ के रूप में संसद को प्रदान किया गया है। अवशिष्ट शक्तियां या अवशिष्ट विषय के रूप में वो संसद के पास में है कि उन पर संसद कानून बनाएंगे। क्लियर, तो अब हम बात करेंगे संसद के बारे में। तो संसद के सदन होते हैं 2 और संसद के अंग होते हैं 3। तो पहले जब हम बात करते हैं अनुच्छेदों के बारे में, तो अनुच्छेदों में अगर हम बात करें तो पहले किसका नाम आता है? तो वो है राष्ट्रपति का नाम। पहले राष्ट्रपति का नाम आएगा अनुच्छेद 52 के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद में जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे तो हमारे पास में संसद का नाम आएगा 79। फिर हम बात करते हैं तो उसके बाद में आएगी हमारे पास में राज्यसभा। राज्यसभा 80 के अंतर्गत आ जाएगी, और राज्यसभा के बाद में आएगी हमारे पास में लोकसभा। लोकसभा 81 के अंतर्गत आ जाएगी। क्लियर, आपको इसी तरीके से ही याद करना है। देखिए जरा, ये हमने बना दिया है एक सीढ़ी कि हमें ऊपर तक जाना है, तो इस प्रकार ये बन जाएगी हमारे पास में सरकार, और यहाँ पर जो है वो कौन है? वो है जनता। जनता से मतलब कि जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, यानी वयस्क की हम बात करते हैं कि यहाँ है वयस्क। ठीक है, चलिए अब हम इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। पहले आपने देखा कि अगर हम अनुच्छेदों के अकॉर्डिंग काउंटिंग करेंगे तो पहले नाम किसका आएगा? राज्यसभा का, उसके बाद नाम किसका आएगा? लोकसभा का। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए लोकसभा जो है वो किसके पास में है? जनता के पास में है, तो इसलिए लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है, जनता का सदन कहा जाता है। और जबकि राज्यसभा जो होती है ये राज्यों का सदन होती है, राज्यों की सभा होती है, राज्यों की सभा इसे कहा जाता है। राज्यसभा को राज्यों की सभा कहा जाता है। उसके बाद में और समझिए जरा इसको। अब जनता है, तो यहां से जब हम लोकसभा की ओर जाएंगे तो ये हमारे लिए पहला स्टेप है, पहली सीढ़ी है, तो हम इसे कहते हैं प्रथम सदन। प्रथम सदन कहते हैं। और राज्यसभा दूसरी सीढ़ी है तो हम इसे द्वितीय सदन कहते हैं, हम इसे द्वितीय सदन कहते हैं। ठीक, उसके बाद में जरा और समझिए अच्छे तरीके से कि अब ये जनता का सदन है, जनता के लिए पहला सदन है। और अब हम बात करते हैं कि ये जनता द्वारा, इनका जो लोकसभा के सदस्य होते हैं इनका प्रत्यक्ष चुनाव होता है, तो इसलिए ये क्या है? जनता में लोकप्रिय सदन है, लोकप्रिय सदन है। जैसे ही लोकसभा के चुनाव आते हैं जनता में मतलब दिलचस्पी बढ़ती है उसके लिए, जबकि राज्यसभा से उनको कोई मतलब नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? जनता में अलोकप्रिय सदन कहलाएगा, अलोकप्रिय सदन है। उसके बाद में और देखिए जरा, जनता की उम्र है 18 वर्ष, और जनता को अगर वहां जाना है तो लोकसभा में जाना है तो उम्र आयु चाहिए कितनी? 25 वर्ष। और राज्यसभा में जाना है तो आयु चाहिए कितनी? 30 वर्ष। और राष्ट्रपति के पद पर जाना है तो आयु चाहिए कितनी? 35 वर्ष। अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करना। इस बीच एक स्टेप और आ जाता है जिसे हम पंचायती राज कह देते हैं, क्योंकि
जैसे हम देखते हैं तो सबसे ऊपर जो है ये हमारे पास में सेंटर सरकार है, सेंटर सरकार के नीचे होती है राज्य सरकार, और राज्य सरकार के नीचे होती है जिला सरकार कह देते हैं, जिसको अपन यहाँ स्थानीय सरकार कहते हैं उसको, ठीक है। तो स्थानीय सरकार में जाने के लिए आयु चाहिए 21 वर्ष, और उससे ऊपर जाना है अपने को, जैसे लोकसभा में 25 वर्ष, फिर 30 वर्ष, फिर ऊपर जाना है तो 35 वर्ष, और इससे भी ऊपर जाना है तो कभी भी चले जा सकते हैं, ठीक है। चलिए देखें जरा, 25 वर्ष आयु चाहिए यहाँ पे। लोकसभा जो है जनता में लोकप्रिय है, प्रथम सदन है, जनता का सदन है। तो इसी बीच आपको ध्यान रखना है कि इसका जो चुनाव होता है वो कैसे होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, प्रत्यक्ष जनता द्वारा चुने जाते हैं लोकसभा के सदस्य जो होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को सांसद कहा जाता है, सांसद। प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जबकि इनका जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष का मतलब कि जस्ट डायरेक्ट हम वहां पे वोटिंग नहीं करते, हमारे द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा आगे चुनाव होता है, तो इसीलिए उसको अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। 25 वर्ष की आयु चाहिए, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा यहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो कार्यकाल होता है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, जबकि इसका वर्ष जो है, इसका कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का है। लेकिन ध्यान रखिएगा जरा, एक बात और आगे मैं बता दूं आपको कि ये जो है अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है, जबकि राज्यसभा स्थायी सदन है, स्थायी सदन। अब कैसे कि इसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है। 5 वर्ष के लिए लोकसभा में सदस्य आते हैं और 5 वर्ष बाद में सभी के सभी चले जाते हैं एक साथ, तो ये अस्थायी सदन है, यानी सदन खाली हो गया है। जबकि राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा का अगर पूछा जाए कार्यकाल कितना है, तो ध्यान रखिएगा राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है, राज्यसभा अनिश्चित काल तक है। ये 6 वर्ष जो कार्यकाल है, ये किनका कार्यकाल है, ये सांसद का कार्यकाल है। राज्यसभा के जो सांसद है उनका कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो ये लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल नहीं कहा जाता, ये लोकसभा का कार्यकाल ही कहा जाता है डायरेक्ट, कि लोकसभा का कार्यकाल कितना है 5 वर्ष, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल कितना है अनिश्चित, कोई कार्यकाल नहीं है। तो इसे अस्थायी है क्योंकि 5 वर्ष बाद चली जाएगी। इसके अलावा भी इसे राष्ट्रपति द्वारा भंग भी किया जा सकता है, तो ये अस्थायी है, इसे कभी भी तोड़ा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, प्रथम सदन है। इसमें एक बात और बता दूं मैं आपको कि ये निम्न सीढ़ी है, इसे निम्न सदन कहा जाता है, जबकि इसे उच्च सदन कहा जाता है। और अब आपने देखा होगा कि घरों के आगे अगर सीढ़ियाँ बनी होती हैं तो कई बार नाले वगैरह बनाते हैं समय, तो उन सीढ़ियों को तोड़ दिया जाता है। तो कौन सी सीढ़ी पहले टूटती है, तो ध्यान रखिएगा प्रथम सीढ़ी, यानी निम्न सीढ़ी जो होती है वो पहले तोड़ दी जाती है। तो इस प्रकार से आपको इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। अच्छा, बात करते थे हम यहाँ पे 6 वर्ष की, कि सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो अगर 6 वर्ष में कार्यकाल चला गया तो वो भी तो सदन खाली हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, इसके 1/3 सदस्य है, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी चले जाते हैं 1/3 सदस्य है। तो इनको सेट ही इस प्रकार से किया गया है कि देखिए जरा, मान लेते हैं हम यहाँ पे 30 सदस्य हैं, इसके अंदर 10 सदस्य जो हैं वो चले गए हैं, कब, 2 वर्ष बाद में चले गए हैं, ठीक है। उसके बाद उसकी जगह पे नए 10 आ गए हैं, अगली बार 10 और चले गए 2 वर्ष बाद, और फिर 10 नए आ गए यहाँ पे, ठीक है, फिर 10 चले गए और फिर 10 नए आ गए। अब आप देख सकते हैं कि इधर से एक 10-10 करके 30 चले गए हैं, 30 नए आ चुके हैं। अब इनको कितना समय हो चुका है, तो इनको देखा जाए तो इनको 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जैसे ही ये लास्ट में 30 गए हैं तो इनके 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। जैसे ही ये जाएंगे और इनकी जगह पे नए आएंगे तो इनका 6 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको सेट किया गया है कि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद निकल जाते हैं और नए सदस्य वहाँ पे आ जाते हैं। तो इसलिए ये कभी खाली नहीं होता, इसलिए इसको स्थायी सदन भी कहा जाता है, और क्योंकि इसको भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। यहाँ मैंने आपको बता दिया था कि लोकसभा जो है ये जनता का सदन है, जनता की सभा है, हाउस ऑफ पीपुल्स, और ये हमारे पास में राज्यों की सभा, राज्यों की सभा है। तो जनता की सभा है, तो जनता में क्या है, ये लोकप्रिय है,
ये कैसी है, लोकप्रिय है। और ये क्या है, निम्न सदन है। उच्च सदन आ जाएगा, ये उच्च सदन है। निम्न सदन है तो ये प्रथम सदन कहेंगे इसको अपन, प्रथम। और ये हो जाएगा हमारे पास में द्वितीय सदन। प्रथम सदन है, द्वितीय है, निम्न है और उच्च है, ठीक है। तो ये बस इन्हीं बातों में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है जिनको मैंने आपको बता दिया है कि सीडी बना करके इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिए आगे देखें। इसके बाद में यहाँ पर 25 वर्ष की आयु और यहाँ पर 30 वर्ष की आयु, यानी कि सदस्य की योग्यता 25 वर्ष और 30 वर्ष की आयु होगी। उसके बाद में हम देखते हैं जरा, इनका जो चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्ष किसके द्वारा, जनता द्वारा, ठीक है। प्रत्यक्ष जनता द्वारा होगा और इनका चुनाव होगा अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से होगा। और किनके द्वारा होगा, विधानसभा के सदस्यों द्वारा, विधानसभा के सदस्यों द्वारा इनका चुनाव होगा। ध्यान रखिएगा, विधानसभा के सदस्य यानी कि एमएलए के द्वारा। मैंने यहाँ पे बता दूं आपको कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव और यहाँ पे जनता द्वारा चुने गए सदस्यों के द्वारा इनका चुनाव होगा, तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव कहलाएगा। तो एमएलए को कौन चुनता है, जनता चुनती है। तो एमएलए यानी विधानसभा जो है आगे जाकर के राज्यसभा में सदस्यों को भेजती है। आगे देखिए जरा, उसके बाद हम बात करते हैं कार्यकाल की। तो कार्यकाल इसका है 5 वर्ष का कार्यकाल है और ये है हमारे पास में 6 वर्ष। जबकि ध्यान रखिएगा, एक बात अच्छे तरीके से दोबारा बता दूं आपको कि 5 वर्ष जो कार्यकाल है ये किसका कार्यकाल है। अगर पूछ लिया जाए लोकसभा का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष। यहाँ पूछ लिया हमसे कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना है, तो अनिश्चित, कोई कार्यकाल नहीं है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है, तो 6 वर्ष उनका कार्यकाल है, ठीक है। इसमें 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, चले जाते हैं, बदल जाते हैं, ठीक है। ये आपको बता दिया यहाँ पे। उसके बाद देखिए जरा, अब 5 वर्ष का कार्यकाल है, पूरी की पूरी लोकसभा खाली हो चुकी है, यानी कि ये कैसा सदन है, अस्थायी सदन है। ये एक जगह पे टिक करके नहीं रहता, ये स्थायी नहीं है। जबकि ये क्या है, स्थायी सदन है। ये स्थायी सदन है, इसमें बने रहते हैं सदस्य उतने के उतने। 1/3 सदस्य गए और 1/3 सदस्य नए आ गए, फिर 1/3 सदस्य गए, फिर नए आ गए, ठीक है। इस प्रकार से ये एक स्थायी सदन है। जबकि ये पूरी की पूरी लोकसभा जाती है और वापस आती है, तो ये अस्थायी सदन है। और दूसरी बात, इसे अस्थायी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसे राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके बाद में आगे देखिए जरा, अब हम बात करने वाले थे यहाँ पे सीटों की कि सीटें कितनी हैं इसके अंदर। तो देखिए जरा, अधिकतम सीटें जो हैं, अधिकतम सीटें, तो यहाँ हम बात करते हैं 250 और यहाँ बात हम करते हैं 552 सीटें हैं। 250 में हम देखें तो 238 + 12, 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं और 12 सदस्य जो होते हैं ये मनोनीत किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, मनोनीत किए जाते हैं। कला, साहित्य, खेल और चिकित्सा, ये 4 सेक्टर ऐसे हैं जहां से इन 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो आपने देखा होगा यहाँ पे सचिन तेंदुलकर को मनोनीत किया गया था और अमिताभ बच्चन को भी यहाँ पे मनोनीत किया गया था, ठीक है। आगे देखिए जरा, 552 की अगर हम डिवाइडेशन करते हैं तो ये बनता है हमारे पास में 530 राज्यों से प्लस 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से और प्लस 2 सदस्य जो है ये हमारे पास बनेंगे कहाँ से, आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 331 के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। और इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में एक सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य को मनोनीत किया जा सकता है या उसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं
कि 552 जो सदस्य है, ध्यान रखिएगा पहले यहाँ पे लोकसभा में 500 सदस्य थे, इनकी धीरे धीरे जो है संख्या बढ़ाई गई है। तो इनकी संख्या जो बढ़ाई गई है लास्ट 1987 के अंदर गोवा दमन और दीव अधिनियम उनका गठन हुआ है। तो उनके गठन अधिनियम के बाद इनको फिक्स कर दिया गया कि इनकी संख्या कितनी रहेगी, 552 ही संख्या रहेगी। और ये संख्या कहाँ तक रहेगी, 2026 तक ऐसे ही रहेगी। 2026 तक ये 552 सीटें ही रहेंगी। और 2026 के बाद में जब ये सीटें बदलेंगी तो ध्यान रखिएगा 2021 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो भी उस समय 2021 की जो जनसंख्या की जो आंकड़े आएंगे उसके तहत जितनी संख्या होगी उसी हिसाब से इसको डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो क्लियर यहाँ पे। ये इससे जो पहले जो सदस्य किए गए हैं फिक्स, ये 1971 की जनसंख्या के आधार पर किए गए हैं। 1971 की जनसंख्या के आधार पर किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में सीटें की बात करते हैं। वर्तमान में सीटें देखते हैं तो यहाँ हमारे पास में आएंगी 245 सीटें। इनका अगर हम डिवाइडेशन करेंगे तो 229 प्लस 4 प्लस में 12। ठीक है, तो 229 राज्यों से और 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से। ध्यान रखिएगा इनका जो चुनाव करना है वो किन्होंने करना है, विधानसभा ने करना है, विधानसभा। और विधानसभा भारत के केवल 2 ही केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत है। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश वो कौन कौन से हैं, तो एक है हमारे पास में दिल्ली और एक है पुडुचेरी। दिल्ली की विधानसभा में 70 सीटें हैं और पुडुचेरी की विधानसभा में 30 सीटें हैं। और इसी में हम देखते हैं कि दिल्ली से यहाँ पर 3 सदस्य आते हैं और पुडुचेरी से यहाँ पर 1 सदस्य आता है। यानी केंद्र से प्रदेशों से कुल मिलाकर के 4 सदस्य यहाँ पर आते हैं और 229 सदस्य राज्यों से आते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यहाँ हम वर्तमान में देखते हैं तो वर्तमान में जो सीटें हैं वो कितनी हैं, 545 हैं, जिनमें से 530 राज्यों से प्लस 13 केंद्र शासित प्रदेशों से और प्लस 2 आंग्ल भारतीय समुदाय से। यानी वर्तमान में कितनी सीटों पर चुनाव हुआ है, तो 543 सीटों पर चुनाव हुआ है। 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से, 7 केंद्र शासित प्रदेश जो वर्तमान में 9 बन चुके हैं। तो इनका अलग आंकड़ा आ जाएगा। तो कुछ ऐसे भी है जहाँ से एक सदस्य आते हैं। ठीक है, आगे देखिए जरा वर्तमान सीटें होंगी। अब हम देखते हैं कि सर्वाधिक सीटें कहाँ किस राज्य की हैं, सर्वाधिक सीटें किस राज्य की हैं। ध्यान रखिएगा यूपी। यूपी जो है वहाँ से के राज्यसभा के अंदर 31 सीटें आती हैं। 31 सांसद राज्यसभा में आते हैं और 80 सांसद जो हैं एमपी जो हैं वो किस में आते हैं, लोकसभा में आते हैं। कहाँ से, यूपी से ही आते हैं। उसके बाद देखिए जरा राजस्थान की हम बात करते हैं तो राजस्थान से राज्यसभा के अंदर 10 सदस्य आते हैं और यहाँ 25 सदस्य आते हैं। तो इस प्रकार से हमसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान से लोकसभा में कितने सदस्य जाते हैं, तो 25। राज्यसभा में कितने जाते हैं, तो 10। राजस्थान से संसद में कितने सदस्य जाते हैं, तो 35 सदस्य जाते हैं। इसी प्रकार इसका भी कंबाइन क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है कि लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं, मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, 2, और राज्यसभा में कितने, 12, और कुल मिलाकर कितने, तो संसद में 14 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। चलिए आगे खत्म करते हैं आज की क्लास को। तो एक बात आपको मैं और बता दूं यहाँ पे कि लोकसभा के अंदर होता है लोकसभा अध्यक्ष और एक होता है उपाध्यक्ष। तो वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष है वो ओम बिरला है, राजस्थान से है वो ओम बिरला, और उपाध्यक्ष जो है वो है रमा देवी। ठीक है, यहां हम बात करें तो राज्यसभा में होता है सभापति। तो सभापति होता है देश का उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो होता है, उपराष्ट्रपति यही राज्यसभा का सभापति होता है। तो कौन है, वेंकैया नायडू। ठीक है, वेंकैया नायडू जो है वो क्या है, उपराष्ट्रपति यानी कि सभापति है, वेंकैया नायडू। और बात करें उपसभापति की, उपसभापति, तो वर्तमान में उपसभापति है हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण
सिंह जो है वो क्या है, राज्यसभा के उपसभापति हैं। और यहाँ स्पीकर होते हैं, लोकसभा का स्पीकर होता है, जबकि उसमें सभापति और उपसभापति होते हैं, इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो ओम बिरला है। तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान में जो है ये हमारे पास में 17वीं जो है लोकसभा है, 17वीं लोकसभा है हमारे पास में। तो क्लियर, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आगे इसको और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, और इसको इसी तरीके से आप सीढ़ी बना करके ही समझें, याद करें इसको। और आपसे अनुरोध रहेगा कि आप सभी अपने दोस्तों को भी शेयर करें आगे के आगे, ताकि वो भी इनको बातों को समझ सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।